नमस्कार। स्वागत है आपका सुनो कहानी में। अगर आपने इस कहानी का पिछला भाग नहीं सुना है तो पहले जाकर उसे सुन लीजिए। पिछली कहानी में हमने सुना कि लेखक रजनी को उसके मायके ले जा रहा था। अब आगे। ससुराल में हम लोगों का स्वागत बड़ी धूमधाम से हुआ। शंख और उलुक ध्वनि तथा सामान्य कुछ पारिवारिक रस्म रिवाज ये सब वैसे महत्वपूर्ण नहीं थे, किंतु रजनी के मायके के छोटे बड़े सभी जिस तरह मेरे आदर सत्कार में लग गए, उससे मैंने अपने भीतर के एक मर्यादा संपन्न व्यक्ति का आविष्कार किया और इस प्रकार एक विशेष गौरव का अनुभव किया। उठते बैठते चलते सब समय लोग मेरे इर्द गिर्द मंडराते रहते। रजनी की अपेक्षा मेरा आदर सत्कार जो अधिक होता था, उससे मैं और भी खुश हो उठता था। अपने घर में गत कुछ दिनों रजनी का खूब ही आदर सत्कार और लाड प्यार होते देखा था। पिताजी, माताजी, चंद्रा सभी अपने घर के लड़के को भूलकर दूसरे की घर की कन्या को लेकर ही हरदम खोए रहते थे। उस पक्षपातपूर्ण व्यवहार का निवारण और प्रतिकार अंततः रजनी के मायके में देखने को मिला। रजनी के सगे संबंधियों में से प्राह सभी विवाह के बाद चले गए थे। रहने वालों में से थे नालिनी दीदी, छोटी बुआ, मामी आदि कुछ लोग। नालिनी दीदी के पति प्रभात भैया भी थे। विवाह के समय उन्हें बाहर के कामकाज में इतना व्यस्त रहना पड़ा था कि मेरे साथ उनका ठीक से परिचय भी नहीं हुआ था। निमंत्रण पाकर भी वो हम लोगों के घर नहीं आ सके थे। उस समय वो सर्दी बुखार से ग्रस्त हो गए थे। अब कि उनके साथ मेरा परिचय अच्छी तरह हुआ। प्रभात भैया बड़े मजेदार आदमी थे। बर्दबान मेडिकल स्कूल की परीक्षा पास करने में उन्होंने 7 वर्ष लगा दिए थे। बस कुछ ही दिनों पहले उस परीक्षा को पास कर वो वही मेडिकल स्कूल में ही बहाल हुए थे। उनका चेहरा भरा पूरा था, कद नाटा और शरीर का रंग गोरा था। अनुमानतः वो 27-28 वर्ष के थे। बर्दबान में उनका घर था। परिवार सुखी संपन्न था। कई कारोबार थे उनके, इसीलिए उनका मेडिकल साइंस पढ़ना मानो गुरुजनों का आदेश मानना भर था। प्रभात भैया ने ही मेरी देखभाल का अधिक भार लिया था। अपनी तरह तरह की अनर्गल कहानियों को सुनाकर वो मुझे अभिभूत कर देते थे। नहाने और खाने पीने के बाद में अपने कमरे में लौट आया। प्रभात भैया भी मेरे साथ आए थे। 2 तल्ले पर का जो कमरा मेरे लिए ठीक किया गया था, वो उतना बड़ा नहीं था, किंतु उसके चारों ओर खुला हुआ था। खड़खड़ी वाले दरवाजे और खिड़कियां थी। बाहर के पतले से लंबे बरामदे की ओर एक जोड़ा नारियल गाछ झुके हुए थे। कमरे में माल असबाब की कमी नहीं थी। पलंग, कांच लगी अलमारी, आईना, टेबल, चेयर, देवी देवताओं के चित्र और फोटो के अलावा कशीदे गढ़े चित्र भी थे। एक कशीदे गढ़े चित्र ने सबसे पहले मेरी दृष्टि को आकर्षित किया था। हरे और लाल रंग का एक पंछी पंख पसार कर उड़े जा रहा था। उसके नीचे टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा हुआ था, जाओ पंछी बोलो उसको, वो ऐसे नहीं भूले मुझको। कमरे में आने के बाद प्रभात भैया ने किवाड़ भिड़ा दिया था और कहा था, लो थोड़ा सा सुस्ता लो। मैं पलंग पर बैठा नहीं, खड़ा रहा। पश्चिम की ओर खुली हुई खिड़की से निकट ही कमल पत्रों से भरा हुआ एक पोखर दिखाई पड़ता था। पोखर से सटे हुए बागान में पेड़ पौधों की छाया थी। पंडुक के कूजन से दोपहर की अलसता कर्मशः निविड़ होती जा रही थी। प्रभात भैया ने जेब से सिगरेट का पैकेट और दिया सलाई निकाली। पलंग पर बैठकर पांव को हिलाते हुए बड़े आराम से उन्होंने एक सिगरेट सुलगाई और कहा, छोटे बाबू दो एक पियोगे? सिगरेट का पैकेट उन्होंने कौतुक पूर्वक हंसते हुए मेरी ओर बढ़ा दिया। लाज के मारे मेरा मुंह लाल हो उठा। मैंने सिर झुका लिया। प्रभात भैया ने कहा, तुम एकदम नाबालिग ब्रह्मचारी हो हैं? कहकर वो मोटे गले से हंसे। जानते हो छोटे बाबू, जब मैं तुम्हारे जितना था तो मैं पढ़ने के कमरे में धुनी जलाकर सिगरेट पीता रहता था। भिड़े हुए दरवाजे को ठेल कर हाथ में पान की एक छोटी सी रकाबी लिए नालिनी दीदी आई।
प्रभात भैया ने ही पहले पान उठा लिया। नालिनी दीदी ने मेरे सामने चांदी की रकाबी रख दी और कहा, लो भाई, मैं पान नहीं खाता। हाय राम, ऐसा भी क्या? घर में जमाई आया है और वो पान भी मुंह में नहीं देगा। लो खाओ, खाना चाहिए, समझे? ये पान चीनी ने बनाया है, देखो ना खाकर। खा लो छोटे बाबू, प्रभात भैया ने कहा। ससुराल में कुछ भी लेने से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। नालिनी दीदी की ओर देखकर प्रभात भैया अर्थपूर्ण मुद्रा में हंसे। एक भी पान खाने की मेरी इच्छा नहीं थी, ऐसा नहीं। मैंने पान ले लिया, वो खड़ी रही। मैं पान चबा रहा था। नालिनी दीदी ने हंसते हुए पूछा, कैसा बनाया है? मैं लाज से शांत हो गया। प्रभात भैया ने रस लेते हुए कहा, बड़ा अच्छा बनाया है, मजेदार है, तुम्हारी ही तरह मसालेदार। भौं चढ़ाकर नालिनी दीदी ने प्रभात भैया की निंदा की। बच्चों के सामने ये कैसी बात? कहकर उन्होंने मेरी ओर मुंह घुमाया। इस आदमी से ज्यादा मेलजोल नहीं बढ़ानी चाहिए भाई, तुम्हारा बेड़ा गर्क कर देगा। प्रभात भैया ने जवाब दिया, कौन किसका बेड़ा गर्क कर रहा है नालिनी, ये तो भगवान ही जानते हैं। जानते हो छोटे बाबू, मेडिकल स्कूल में भर्ती होने के बाद ब्याह किया, 7 वर्ष हो गए। केवल तुम्हारी इसी नालिनी दीदी के चलते मेरे डॉक्टर होने में देर हुई। वो हिस्ट्री मैं तुम्हें किसी और दिन सुनाऊंगा, तुम जरा और बड़े हो जाओ। पति की ओर निशाना लगाते हुए नालिनी दीदी ने एक बीड़ा पान फेंक कर मारा। वो और रुकी नहीं, प्रभात भैया हंसने लगे। दोपहर को विश्राम के समय प्रभात भैया ने मुझे बर्दवान शहर के प्रति आकर्षित करने की चेष्टा की। उन्होंने परामर्श दिया कि मैट्रिक पास करते ही मैं बर्दवान चला जाऊं। वहां का कॉलेज बड़ा विख्यात है। बाकुड़ा भी भला कोई शहर है? वहां तो कुष्ठ रोगियों की भीड़ लगी रहती है, और वहां का क्रिश्चियन कॉलेज, वो तो नाम बड़े और दर्शन छोटे। इसी तरह बर्दवान और बांकुड़ा की तुलना सुनते सुनते मुझे तंद्रा आ गई। प्रभात भैया ने भी आंखें मूंद ली। वनेले पशु वन में और शिशु मां की गोद में कितने सुंदर लगते हैं, ये मैं बंगला कक्षा में फटाफट बता सकता था। किंतु रानीगंज में आकर रजनी का जो रूप मैंने देखा, उससे मेरी ये धारणा बनी कि सजीव चंद्र बालिका बधू के मायके से लौटने के सौंदर्य का चित्रण करना भूल गए थे। वन्य पशु वन में जितना सुंदर लगता है, किशोरी विवाहिता कन्या पिता गृह में उसकी अपेक्षा कम सुंदर नहीं लगती। अपनी अपनी जगह में दोनों ही जैसे अपने स्वाभाविक जीवन को फिर से प्राप्त कर लेते हैं। रानीगंज में आकर रजनी का बधू रूप खो गया। इन्हीं कई दिनों में साज सज्जा और आचार व्यवहार में एक ऐसी भूमिका का अभिनय करना पड़ा जिसका उसे आभास नहीं था, और उसके चलते पग पग पर उसे एक तरह की विडंबना भोगनी पड़ी थी। मायके आने के साथ ही जैसे वो उस भार से मुक्त हो गई। वो मेरे सम्मुख नहीं आती थी, परंतु फिर भी मैं उसकी उपस्थिति का आभास पा जाता था। उसके सगे संबंधी उसे लेकर जो कौतुक करते थे और उस कौतुक में वो किस तरह सजीली हो उठती थी, ये मैं आभास से जान लेता था। उसकी सखियों के आ घेरने पर वो कमर में साड़ी का आंचल लपेटकर आंगन के अमरूद के पेड़ की डाल पर बैठकर किस तरह गप में खो जाती थी, ये भी मैंने देखा था। उसके महीन गले का स्वर, उसका तर्जन गर्जन और उसकी उछल कूद की आवाज भी थोड़ी बहुत मेरे कानों में आती थी, किंतु वो एक बार भी मेरे सामने नहीं आई। अपराह्न में प्रभात भैया मुझे लेकर शहर घूमने निकले। दुकान, बाजार, हट और लोगों को देखकर जब हम लोग लौट रहे थे, तब प्रभात भैया ने नालिनी दीदी के लिए जर्दा खरीदा। रजनी के लिए एक शीशी पिपरमेंट खरीदने की इच्छा मुझे भी हुई। बहाने से प्रभात भैया से दूर जाकर मैंने अपने मन की ये इच्छा पूरी की। संध्या बड़ी अच्छी तरह बीती। ये कहना अतियुक्त नहीं होगा कि मेरे कमरे में फिर एक बार वासर जमा था। घर के गुरुजन झांक कर ही चले गए। वहां रुकने वालों में थे नालिनी दीदी और उन्हीं के समवयस्क 2-1 महिलाएं, रजनी की सखियां, 3 बार में मैट्रिक पास करने वाले मधु भैया और 1-2 लड़के बच्चे। नालिनी दीदी ने हारमोनियम बजाकर गाया, हम तरहनी एगो भोली रे चिरैया, चिरई का पीछे पीछे लाग
गोरी हम के छोड़ावा हो गुहार करेला हो करे जा छुएला तोरी मीठी मीठी बोलिया करे जा छुएला हो करे जा छुएला। प्रभात भैया शौकिया जादूगर थे। उनका हाथ सफाई का खेल और हंसी मजाक शुरू हुआ। हंसी के ठहाकों के बीच ही उस मजमे में प्रभात भैया ने मेरी नाक दबाकर रुपया निकाला और रजनी की गोद से बत्तख का अंडा। इस पर हंसने हंसाने की धूम मच गई। अंत में प्रभात भैया ने तुरूप के इक्के की भांति मेरे पैकेट से रजनी के वास्ते खरीदी गई पीपरमेंट की शीशी को भी मजमे में बाहर निकाल लिया। लोगों में हंसी की लहर दौड़ गई। लाज के मारे मेरा मुंह लाल हो गया था। मैं सिर नीचा किए बैठा रहा। रजनी भाग खड़ी हुई। रात को मेरी बगल में बैठकर और मेरा ही दिया हुआ पेपरमेंट वाला पान चबाते चबाते परम ज्ञानी की भांति रजनी बोली, तुम एकदम ठपोर शंख हो। मेरे प्रति रजनी के मन में ऐसी है भावना का जन्म क्यों हुआ, यह समझने की मैंने चेष्टा नहीं की। पीपरमेंट की शीशी का भरे मजमे में दिख जाना ही सारी गड़बड़ी का मूल था, ये मैं समझ गया। मेरी साध की शीशी रजनी के हाथ में थी। तुरंत उसने शीशी खोली थी और पान में पिपरमेंट डालकर खाया था। पता नहीं सिर के बाल के कांटे से पान में पिपरमेंट लगाने की विधि उसने कहां से सीखी थी। मैंने कहा, प्रभात भैया की 4 आंखें हैं। रजनी इमली के बीजों को उछाल उछाल कर खेलने में दक्ष थी। अपनी उसी दक्षता के साथ उन्हीं बीजों की तरह वो उस शीशी को भी उछालती और लपकती थी। शायद ये भी उसका एक मुद्रा दोष था। वो बोली, ठीक हुआ, सभी ने तुम्हें बेहया समझा। सभी ने सोचा कि तुम ऐसे लड़के हो जिसके पेट में ही दाढ़ी हो गई है। बात ससुर जी और मनोहर काका के कानों तक पहुंची है या नहीं, ये जानने को मैं व्यग्र हो उठा। पूछा, किसी ने मां को कहा है क्या? मां तो किसी तरह सुन ही लेगी। मनोहर काका या ससुर जी के कानों तक बात गई है क्या? सो नहीं जानती। मुझे थोड़ा सा क्रोध हुआ। रजनी के चलते ही ऐसी विडंबना हुई। वो यदि पान खाने को ललायत नहीं होती तो ये विपत्ति भी ना आती। यहां रहना पड़ेगा। उसकी बड़ी बहन और परिवार के अन्य लोगों की तरह उसे भी पान खाने की लत लग रही थी। मैंने कहा, रत्ती भर की लड़की का इतना पान खाना ठीक नहीं। दांत में दाग पड़ जाएंगे, कीड़े लग जाएंगे। नई नई दुल्हन पान खाती ही है। तुम नई दुल्हन नहीं, मेरी ये हो, कहकर मैंने अंगूठा दिखाया। रजनी ने तुरंत ही मुंह चिढ़ाकर कहा, तुम भी दूल्हा नहीं कच्चू हो। इतनी छोटी सी शीशी छिपा कर रखने की सामर्थ्य नहीं, और दूल्हा बना है। उस पर कहता है 2nd क्लास में पढ़ता हूं। अरे! सिर हिलाते हुए मुंह चिढ़ाने की उसने एक ऐसी मुद्रा बनाई कि मैं हंस पड़ा। ऊपर से हंसता है। रजनी ने भर्त्सना की, ठीक है, कल मैं चला जाऊंगा। उसके बाद सभी जाते हैं। जमाई क्या ससुराल में पड़े रहते हैं? रजनी ने बेहिचक कहा। शायद मन को बड़ी ठेस लगी। आगे बात ना करके मैं लेट गया। रात हो गई थी। रजनी बरामदे की ओर वाले खड़खड़िया दरवाजे को बंद कर और बत्ती बुझाकर बिछावन पर बैठी। उसके बाद मुझे धकेलते हुए बोली, मैं दीवार की तरफ सोऊंगी, तुम खिड़की की तरफ जाओ। तुम इधर सोगी? मेरी बाई तरफ? नहीं, इधर तुम सोगे। यहां से वो नारियल गाछ दिखाई पड़ता है, वहां भूत है। उसने कोई उत्तर नहीं दिया, जैसे उत्तर देना बेकार था। वो जोर जोर से मुझे खींचने लगी। जगह बदलकर मैं सो गया। थोड़ी देर बाद ही शायद भूत के डर से उसने मेरी ओर करवट बदली और यथासंभव वो मुझसे सट गई। उसके मुंह से पिपरमेंट की मधुर गंध आ रही थी। अगले दिन की सुबह बीती। उसके बाद ही यात्रा की तैयारी होने लगी। नहा धो और खा पीकर मैं तैयार हो गया था। दिन के 2 बजे के आसपास ट्रेन थी। ट्रेन से ही हम लोगों को लौटना था। मनोहर काका भी तैयार हो गए थे। सुबह से ही मैंने रजनी को नहीं देखा था। बस कभी कभार उसकी आवाज कानों तक आ जाती थी। जब सब तैयारी पूरी हो चुकी थी तो नालिनी दीदी मुझे पूजा घर में जाने को कह गई। मैं भीतर की ओर जा रहा था कि हठात किसी कोने से निकलकर रजनी ने चुपके से मेरे कुर्ते को खींचा।
आंख और मुंह के इशारे से मुझे बुलाकर वो बगल की सीढ़ी से भागी। आसपास कोई नहीं था। मैंने भी सीढ़ी की राह पकड़ी। 2 तल्ले की छत के पास जीने के नीचे थोड़ी सी जगह थी सीढ़ियों की चौड़ाई के लिए। रजनी वहीं खड़ी थी। उसके माथे पर जरा भी कपड़ा नहीं था। क्षण भर मुझे देखने के बाद वो बोली, रेलगाड़ी में सावधानी से जाना, हर स्टेशन पर गाड़ी के रुकने पर उतरना नहीं, समझे? उसके इस गुरुजन जैसे उपदेश पर मैं बिना हंसे नहीं रह सका। शायद किसी ने उसे ये उपदेश देने की सीख दी थी या इस तरह का उपदेश देने की रीति है। हंस रहे हो? कहाँ? जैसे मेरी आंख नहीं है। घर जाकर चंद्रा से कुछ मत कहना। क्या नहीं कहूंगा? कुछ भी मत कहना। पीपरमेंट की बात तो मुंह पर लाना ही नहीं। मैंने सिर हिलाया। नहीं कहूंगा। यदि वो मना न करती तो मैं कह देता, ऐसी बात नहीं। 2 पल कुछ सोचकर वो बोली, रोज स्कूल जाना, मन लगाकर पढ़ाई लिखाई करना, गफलत करोगे तो खुद भोगोगे। कहते कहते उसके मुंह का भाव और गले का स्वर बदल गया। उसके नितांत सरस और हंसी भरे मुंह पर कैसी एक विषणता छा गई। उसके वाकपट होंठ स्तब्ध हो गए, जैसे वो उत्तर फूलते जा रहे थे। नीचे मुझे पुकारा जा रहा था। अपने आंचल के नीचे छिपाए हुए दाहिने हाथ को झट से बाहर निकालकर रजनी ने मेरी मुट्ठी में एक पान रख दिया और कहा, गाड़ी में खाना। कहकर दंदनाती हुई वो नीचे उतर गई। पान में उसने पेपरमेंट डाला था। बड़े अच्छे क्या होगा इन दोनों की कहानी में, ये जानने के लिए इंतजार करिए अगले एपिसोड का। और तब तक के लिए कमेंट में बताइए कि आपको कहानी कैसी लग रही है, और साथ ही शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और सुनते रहिए सुनो कहानी को। धन्यवाद।